नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबीहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसी इंस्पायरिंग शख्सियत से करवा रहे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में मकबूल है, जिन्होंने आज से कई साल पहले यकीन महकम कबल्ला और अमल पहम की बैट लेकर क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और फिर अपने बेहतरीन खेल से बेशुमार शायकीन को मुतासिर किया, जिन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए सिर्फ बेहतरीन विकेट कीपिंग ही नहीं की बल्कि अपनी शानदार बल्लेबाजी से भी यादगार लम्हात दिए हैं। 1983 वर्ल्ड कप की फतेह में जिनका किरदार सुनहरी हरफों से लिखा गया है। तो आइए मिलिए हमारे आज के मौजूद मेहमान, क्रिकेट की दुनिया की एक मशहूर शख्सियत, भारत के मायनाज विकेट कीपर, अर्जुन अवार्ड याफ्ता, पद्मश्री डॉक्टर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब। किरमानी साहब का इस्तकबाल हम इन अशार से करते हैं। खुशबू से हवाओं से भी मिलते नहीं कुछ लोग, मौसम की अदाओं से भी मिलते नहीं कुछ लोग, आ जाएं तो जीवन को सजाते हैं ये सबके, मिल जाएं तो जीवन की जिया बन जाते हैं कुछ लोग। और उन्हीं कुछ लोगों में सैयद किरमानी साहब का नाम सरे फहरिस्त है। किरमानी साहब, साला डिजिटल के तमाम ओहदेदारान, अराकीन, नाज़रीन की जानिब से हम आपका यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। बेहद शुक्रगुजार हैं जो आप हमें सालार यूट्यूब चैनल पे जो हमारी इज़्ज़त अफजाई की और बेहतरीन अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए हैं इस नाचीज़ पर जी, बेहद हम शुक्रगुजार हैं आपके। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि किरमानी साहब को उनके तमाम अजीज़ और अहबाब जो है किरी बुलाते हैं। तो यहाँ पर मैं किरमानी साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ कि चूँकि क्रिकेट आपकी पहचान है, आपकी शान है, तो आप ये बताइए कि बचपन में आपकी क्रिकेट की इब्तिदा कब, कहाँ और कैसे हुई, और क्या आपको बचपन ही से क्रिकेटर बनने का शौक़ था? बहुत ही अहम सवाल किया है आपने और बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है आपने कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई और कैसे हम क्रिकेटर बने। जी। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबकि नाजरीन यही चाहते हैं कि भाई कहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मेरी पैदाइश मद्रास में हुई। जी। वहाँ से मेरी वालिदा जो है वो मद्रास के थे। जी। वालिद साहब हैदराबाद के थे। तो मेरा बचपना हैदराबाद में गुजरा। जी। और वहाँ से ये बहुत ही पुरानी बात है, शायद मेरे हम उम्र जान सकते हैं इसको। 1956 में जबकि बाइफर्केशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स जब हुआ जी, तो ट्रांसफ़र शुरू हुए। वालिद साहब निज़ाम साहब की गवर्नमेंट में थे। जी। तो वहाँ से उनका ट्रांसफ़र बेंगलोर हुआ, जबकि मैसूर स्टेट कहलाया जाता था। जी। तो वहाँ से हम मुंतकिल हुए, वालिद साहब को ज्वाइन किए हम 1957 में और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जी। सारी परवरिश बेंगलोर से शुरू हुई, जबकि मेरी उम्र 7 साल की थी। जी। और वालिद साहब को अभी तक के वो क्वार्टर्स बाकी हैं जय महल एक्सटेंशन में। डी टाइप क्वार्टर्स और सी टाइप क्वार्टर्स। तो जहाँ पे एक कमरे का क्वार्टर वालिद साहब को दिया गया डी टाइप। वो अभी तक के बाकी है, बरकरार है। और उसका नंबर 15D है। तो ये अच्छा ख्याल है, कैसे भूल सकते हैं। बचपने की चीज़ें कुछ ऐसे याद हो जाते हैं कि भुला नहीं पाते आप। बिल्कुल, आखिरी दम तक याद रहती है। तो बहरहाल ये जो शुरुआत मेरी स्पोर्टिंग एक्टिविटी जो हुई है ये कुदरती देन थी। जी। किसी ने हमको बोला नहीं कि भाई आप में ये गुण है, ये टैलेंट है। जी। आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। जी। या अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। कोई बोलने वाला नहीं था हमारे को। बहरहाल हम स्कूल में हर स्पोर्ट में हिस्सा लेने लग गया मैं। कौन से स्कूल में जाते थे? ये सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में पहले तो सेंट जर्मन से शुरुआत हुई, 3rd स्टैंडर्ड से। फिर वहाँ पे 1-2 साल के बाद फिर सेंट जोसेफ में आए हम। तो वहाँ से 6th स्टैंडर्ड से शुरुआत हुई वहाँ से।
तो जबकि एक्स्ट्रा खून जो हमारी रगों में दौड़ रहा था, स्पोर्टिंग खून जो कहते हैं, तो ये हमने हमारे वालिदैन से ली है। तो वालिदैन से, जैसे कि जब जो कह चुका हूँ मैं, वालिदैन से लिए, उनके जीन्स जो है वो स्पोर्टिंग जीन्स थे। वालिद साहब उस ज़माने में 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे हॉकी प्लेयर थे बोल के पता चला, और अच्छे एथलीट थे बोल के ये भी पता चला हमें। और वालिदा हमारी बॉल बैडमिंटन अपने स्कूल में खेले। वो 1930s में कैसी हॉकी स्टिक थी, कैसे रैकेट्स थे, कैसे खेले हमारे वालिदैन स्पोर्ट्स। तो वो जीन्स मेरे में ज़्यादा आ गई। जी हाँ, हालांकि मेरे दो भाई हैं, एक बड़े एक छोटे। तो स्कूल के स्पोर्ट्स में मैं हिस्सा ले रहा था। मेरा सबसे आला स्पोर्ट्स और पहला स्पोर्ट जो था वो एथलेटिक्स था, जिसमें मैं 100 मीटर्स 200 मीटर्स रिले टीम में सेलेक्ट हो गया। ये स्टेट लेवल, स्टेट स्कूल लेवल पे ये मेरा कंपटीशन रहा है। जो भी गेम खेला मैं, फुटबॉल खेला, हॉकी खेला, फिर आखिर में क्रिकेट सिलेक्शंस को भी गया स्कूल में। तो ये सब जो भी सिलेक्शंस के लिए गया मैं, जो भी ग्रुप में खेला मैं, नंगे पैर खेला। हाँ। क्योंकि वालिद साहब स्टेनोग्राफर थे मैसूर गवर्नमेंट में। तो उनकी तनख्वाह में शायद वो कैनवस शूज़ खरीद नहीं पाए, और हमको पता था कि भाई हम पूछ भी नहीं सके कि उनके माहाना तनख्वाह क्या होती है। और बिल्कुल, तो उस लिहाज से वहाँ से शुरुआत हुई। और हमारे जो पीटी मास्टर जो कहते हैं स्कूल में रहते हैं, तो हाउस गेम्स में जो भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, आओ सिलेक्शंस के लिए चले जाओ। तो हम हर गेम में सेलेक्ट हो गए। और वो कुदरती देन जो थी, तो सब ग्रुप जो भी टीम में मैंने हिस्सा लिया, सबसे आगे रहा मैं। सबसे आगे। तो किरमानी साहब ये बताइए कि कहावत मशहूर है कि पोत के पाँव पालने में नजर आते हैं। तो क्या आप जब पैदा हुए तो किसी खानदान के बुजुर्ग ने कहा था कि बच्चा बड़ा होकर मशहूर खिलाड़ी बनेगा? नहीं, किसी की ख्वाबो ख्याल में नहीं था। न मेरे ख्वाबो ख्याल में। जी उस जमाने में ज्यादातर पढ़ाई में वालिद साहब सिर्फ पढ़ो कहते थे। हाँ, डिग्री लो और गवर्नमेंट की नौकरी लियो, बस इसी के ऊपर जोर देते चले जा रहे थे। और मैं बगैर वालिद साहब को बताए मैं स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा था। हाँ। तो वालिद साहब को पता भी नहीं था कि भाई मैं ऐसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लेते चले जा रहा हूँ। बहरहाल, तो कोई बोलने वाला भी नहीं था कि भाई मेरे क्या टैलेंट है, कैसा टैलेंट है, कहाँ पहुँचना है। कोई बताने वाला नहीं था कि भाई यू शुड एस्पायर, और आपकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए कि भाई कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं आप, क्या बनना चाह रहे हैं। किसी ने कोई बताया नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था हमारा। हाँ। अच्छा, लेकिन आपकी तकदीर में भी शायद लिखा हुआ था, फिर आपकी मेहनत। अच्छा किरमानी साहब ये बताइए कि ये तो बचपन की बात थी, बड़े हो गए आप, उसके बाद आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, हर पेशे में अगर देखा जाए तो ऊंच नीच आना ज़रूरी है। मुश्किलात सामना करना ज़रूरी है हर एक को, चाहे किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो। तो बहरहाल कई मुश्किलात, कई हर्डल्स मैंने क्रॉस किए। जैसे ही मैंने ऊंचाई पे, यानी कि द लैडर ऑफ सक्सेस जो कहते हैं, हाँ। तो जैसे जैसे मेरी
मेरे अच्छे परफॉर्मेंस नज़र आते गए हर गेम में, जी। मेजर गेम्स में, फुटबॉल, हॉकी, फिर क्रिकेट। तो ज़्यादातर क्रिकेट के इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे। जी जी। तो उसमें मेरा जो परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंसी से जो आता गया, तो मैंने सिलेक्शन कमेटी की नज़रों में आया, प्रिंट मीडिया की नज़रों में आया, और मेरा नाम आने लगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ मीडिया में, जिसकी बिना मेरे को हर सिलेक्शन में कामयाबी हासिल की मैंने। स्टेट स्कूल से जोन में गया मैं, स्टेट जोन, फिर उसके बाद सीनियर क्रिकेट टीम में, और फिर उसके बाद इंडियन स्कूल्स, जो सबसे पहला सफ़र जो रहा है इंडियन स्कूल्स क्रिकेट टीम का, 1967 की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि मेरे को वाइस कैप्टन की हैसियत से चुना गया। ये सबसे पहली इंडियन टीम थी, स्कूल्स टीम, जो इंग्लैंड का दौरा किए। ओहो, जब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र थी कुछ 16 साल की उम्र थी उस ज़माने में, जबकि मेरे को सिलेक्शन मिला इंडियन स्कूल्स में। तो वहाँ पे भी मेरा प्रदर्शन और मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही आला रहा, और वापस आते ही मेरे को रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन दिया गया। 1968 की बात कर रहा हूँ मैं। उसी मौके पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी मेरे को दावत दी, और मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और 17 साल की उम्र। तो जॉब की ऑफर हुई आपको? जी हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, AR सुब्रमण्यम उनका नाम है, शायद वो जिंदा है या नहीं है पता नहीं है मेरे को, मगर उन्होंने आके कहा कि भाई स्टेट बैंक आपको नौकरी देना चाह रही है, क्या आप लोगे नौकरी? तो हमने सीधा सॉरी, अभी मेरे को डिग्री करना है, फिर नौकरी की सोच करना है। अरे इतना ही कहा उन्होंने। मैं घर में आके वालिद साहब को बोला भी नहीं, जैसा बैंक वालों ने मेरे को दावत दे रहे हैं बैंक में ज्वाइन होने की। तो 3 महीने के अंदर ही फिर से वही सेक्रेटरी आए, देखिए आपको इवनिंग कॉलेज की सहूलतें हैं, आपको पढ़ने की सहूलतें हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब क्यों इनकार कर रहे हो? इनकार कर रहे हैं, जी हाँ। आपके वालिद साहब से जाके बताइए कि ऐसा स्टेट बैंक वालों ने जॉब ऑफर कर रहे हैं आपको। उसी साल वालिद साहब का भी रिटायरमेंट हो रहा था गवर्नमेंट से। तो मैंने आके वालिद साहब से कहा कि ऐसा स्टेट बैंक वालों ने मेरे को नौकरी की दावत दी है। तो वालिद साहब उसको यकीन नहीं माने और कहे क्या है, बेकार बातें मत करो, तुम अभी 10 क्लास में वे भी पास भी नहीं हो SSLC, और तुम 17 साल के ही हो, अभी 18 साल में गवर्नमेंट की नौकरी दी जाती है, और तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से, चलो जाओ पढ़ो, बोल के डांट पड़ी मेरे को। तो बहरहाल मैंने कहा, ऐसे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने आके मेरे को 2 बार मेरे को कहा, उसने कौन है वो, उसको बुलाओ। तो वो आके वालिद साहब से बात की। अब चूंकि वालिद साहब रिटायर हो रहे थे और हम सब एज ए फैमिली हैदराबाद मुंतकिल हो रहे थे, तो जबकि जॉब ऑफर आया गवर्नमेंट का जॉब, तो वालिद साहब ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ से हमारी क्रिकेट और नौकरी शुरू हो गई एज ए स्कूल किड। मैं नहीं समझता कि कोई स्कूल किड को गवर्नमेंट की नौकरी मिली है आज तक। आप लोग गूगल कर सकते हैं। आई डोंट नो, यू फाइंड आउट एंड यू लेट मी नो। अच्छा किरवानी साहब, ये बताइए कि क्रिकेट की हद तक तो ठीक है, आप क्रिकेट की टीम में शामिल हो गए, आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपको नौकरी भी मिल गई, लेकिन ये विकेट कीपिंग का आपने कैसा सोचा? बाय चॉइस और बाय चांस? ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा सारे नाजरीन से कि मेरी ऑटोबायोग्राफी ऑलरेडी
निकल चुकी है। जी, वो मैं आऊंगी उसके नहीं नहीं, सुनिए मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो उसमें पूरे डिटेल्स है, मगर कहूँगा ज़रूर कैसे मेरी विकेट कीपिंग की शुरुआत हुई। हाँ। जयमहल एक्सटेंशन में, जी जी, जहाँ पे सारे यानी कि नौजवान मौजूद थे वहाँ पे, जी जी, डी टाइप और सी टाइप के जो क्वार्टर्स स्टूडेंट्स थे। जी जी, हाँ। अच्छा सॉरी, तो उनमें से एक सीनियर स्टूडेंट उदय शेट्टी उसका नाम था, जी, जो जी, हाँ। अब डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो। जी जी, हाँ। तो बंजर किस्म की जगह थी वहीं जयमहल जी, में। हाँ। तो इन्होंने एक क्रिकेट टीम कायम की और एक कॉर्क बॉल और एक डॉन ब्रैडमैन बैट खरीदे, जहाँ पे हर महीना हम लोग डी टाइप और सी टाइप के क्वार्टर्स में जाके कलेक्शन करते थे कि भाई क्रिकेट इक्विपमेंट खरीदने के लिए। कोई चारा ने दिया, कोई आटा ने दिया। सी टाइप वाले 1 रुपया दिए। उसमें एक डॉन ब्रैडमैन बैट मिली, खरीदे। वो सीनियर जो अपने आप को कैप्टन बना लिए, क्योंकि सीनियर मोस्ट थे वो। जी जी, हाँ। और अभी शुरुआत कैसे होएगी? तो 3 बम्बू के लकड़ियाँ, स्टम्प्स, और बॉलिंग एरिया पे एक बड़ा सा पत्थर। तो ये बहुत फास्ट बॉलर के ख्याल थे। जी जी, हाँ। कप्तान उदय शेट्टी साहब। हाँ। तो अभी कौन रोकेगा ये कॉर्क बॉल को पीछे? जी। सबसे यंगस्टर उस टीम में मैं ही था। अच्छा, आप थे। तो अक्सर यही होता है कि भाई जो सबसे जूनियर मोस्ट रहता है उसी को ज्यादा डांट पड़ती है, उसी पे ज्यादा जुल्म होता है। जी जी। उसी को कहते हैं ओए, मेरे को कहा ओए गो एंड स्टॉप द कॉर्क बॉल। जी जी। तो सुनना पड़ा हमको। हम जाके अब खड़े रह गए, हम वहाँ पे कॉर्क बॉल को कैसे रोकें? जी, सही बात है जी। मेरे उंगलियां टूट जाएंगे यार। और कॉर्क बॉल वो भी है ना, पिच है ना कुछ है, बंजर सी जगह पे है। उधर कांटे, पार्थेनियम, ये वो उगे हुए हैं वहाँ पे। तो बहरहाल मैं लेफ्ट राइट जब देखा तो एक ईंट कंस्ट्रक्शंस चल रहे थे अतराफ। जी जी, हाँ। तो वहाँ पे एक ईंट का ढेर देखा मैंने। अरे यार ये बेहतर है। मैं 2 ईंट उठा लिया वहाँ से। जी। और एक कॉर्क बॉल को रोकने को लग गया मैं। जी जी, हाँ। और यहाँ पे इसी को, यहाँ से शुरुआत हुई है मेरे को। जी, हाँ। ईंट मेरे सबसे पहले ग्लव्स रहे। ओहो, जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जब मैं जूनियर स्कूल क्रिकेट सिलेक्शंस के लिए गया सेंट जोसेफ इंटर हाई स्कूल में, तो सारे के सारे लड़के भागे। वो किड बैग में कोई बैट लिया, कोई ग्लव्स लिया, कोई पैड लिया, कोई किट खाली हो गई। जब हम पहुंचे तो जब खोल के देखे तो हमारे को सिर्फ विकेट कीपिंग ग्लव्स नजर आए, जो ईंटों से बेहतर नजर आए। जी। तो हमने उठा लिया वहाँ। अच्छा। क्रिकेट विकेट कीपिंग ग्लव्स उठा लेके पीछे खड़ गए। जी जी। और जो भी किया हमने, कोई ना कोच रहा ना कोई हमारे को बताने को कहा कि भाई विकेट कीपिंग का ये होता है, हाँ। ये तरीका होता है। सरी तक कोई बताने वाला नहीं था। और कोई ये भी कहने वाला नहीं था कि भाई आप में ये अच्छे टैलेंट है, आप ऊपर जा सकते हैं। बहरहाल बगैर किसी झिझक के हमने परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करने लग गए विकेट कीपिंग में और बैटिंग में भी। जी जी, हाँ। तो वैसे ही सिलेक्शन होते चले गए। अच्छा किरमानी साहब, ये बताइए कि 1983 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और फिर इस कामयाबी ने आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाला? 83 वर्ल्ड कप। हाँ जी, दिया बिल्कुल। आपने सीधा स्कूल से मेरे को सबसे ऊंची जगह पे लेके चले गए हैं। मगर ये बहुत ही बेहतरीन और दिलचस्प सवाल है। सारे के सारे नाजरीन यही चाहते हैं कि भाई कैसे कमज़ोर टीम वर्ल्ड चैंपियंस को कैसे हराए। तो 1975 में शुरुआत हुई, इनॉग्रेशन ऑफ द ओडीआई। 60 ओवर्स थे उस जमाने में। तो नियरली
2 to 3 decades वेस्ट इंडियंस रूल्ड क्रिकेट। जी जी ये सबसे भारी टीम थी जी, हाँ। और जो भी टीम के खिलाफ ये खेले हर वक्त जीतते हुए नजर आए। हाँ। तो इन्होंने 1975 जीता, 1979 भी जीत गए इन लोग ने। और उस दौरान हम उस कमज़ोर टीमों में शामिल थे, जी जी जहाँ पे जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है और ईस्ट अफ्रीका जी जी, हाँ। और इंडिया सबसे कमज़ोर टीमें थी ये। जी अब 83 में हमारा दौरा जो शुरू हुआ, सिलेक्शन हुआ। 1975 में मैं रिजर्व में था, जबकि फरूक इंजीनियर मेरे प्रेडिसेसर जो थे, सीनियर क्रिकेटर थे, जी जी, हाँ। वो विकेट कीपर थे, जी जी बहुत ही जाने माने आलमी शोहरत के। जी जी, हाँ, पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर। तो 79 में मेरा पहला ड्रॉप हुआ। जी, ओहो, ड्रॉप कर दिया। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा 1971 में मेरे को इंडियन टीम, सीनियर इंडियन टीम में दाखिला हुआ, जी जी, हाँ। एज ए 20-year-old kid। जी जी, हाँ। राइट। तो उस लिहाज से जी 71 to 75 मैं रिजर्व में था इंडियन टीम के साथ। और मेरा परफॉर्मेंस काउंटी गेम्स में सो बेहतरीन रहा, कंसिस्टेंसी के साथ रहा। जब कंसिस्टेंसी कोई भी खिलाड़ी किसी भी शोबे में बताएगा तो उसको सिलेक्शन ऑटोमेटिक तौर से मिल जाता है। जी हाँ। तो 79 में देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, इट्स अ ग्लोबल वर्ड। हर जगह जहाँ पे कई जगहों पे ज्यादा होता है, कई जगहों पे कम होता है, लेकिन होती जरूर है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल मुझे ड्रॉप किया गया 79 में, जबकि मैं सारे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों से आगे रहा। मेरा परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में, हर ट्रॉफी में, हर टूर्नामेंट में सबसे आगे रहा। फिर भी मेरे को ड्रॉप किया गया, क्योंकि दूसरे विकेट कीपर को चांस देने के लिए। जी जी जी, जो मेरे करीब आ ही नहीं सकता। बहरहाल उसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगा मैं। तो वो ड्रॉप हो गया। फिर मेरा जैसे जैसे परफॉर्मेंस हुआ, इंडियन टीम 1979 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ हार के आ गई। जी जी। तो उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया का टूर भी हुआ इंडिया को, तो मेरे को वापस बुलाया गया। 79 हो गया। फिर अब आए हम 1983 वर्ल्ड कप। हाँ। जी हाँ। तो हमारे चूंकि सबसे चौथी कमजोर टीम थे उस कंपटीशन के, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जो खेला जा रहा था। तो अब हर एक की सोच कुछ अलग ही थी, सारे खिलाड़ियों की जो सिलेक्ट हुए थे। जी जी, हाँ। कोई कह रहा था कि यार मैं तो एक हनीमून के वैसा जाऊंगा, हनीमून वहाँ पे मनाऊंगा। नई शादी हुई थी उस खिलाड़ी की। तो फिर दूसरा कहा कि भाई आई एम गोइंग टू हैव फन, और किसी ने कहा कि भाई आई एम गोइंग टू एंजॉय माय सेल्फ। जी जी, हाँ। इस तरीके के ख्यालात थे हर खिलाड़ी के। तो सबसे पहला अहम मैच, जो टर्निंग पॉइंट मेरे लिहाज से, जो कई टर्निंग पॉइंट्स थे जो हमने 83 वर्ल्ड कप जीता, कई टर्निंग पॉइंट्स थे। सब जब बहुत ही अहम टर्निंग पॉइंट जो मेरे ख्याल से, और मैं ये भी समझता हूँ कि सारे खिलाड़ी भी इसी को मानेंगे जरूर, कि सबसे पहला टूर्नामेंट का मैच इंडिया प्लेइंग वेस्ट इंडीज, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस। जी जी। अब एक कमजोर टीम वर्ल्ड चैंपियंस के साथ खिलाफ खेल रही है, तो सोच क्या होनी चाहिए? नहीं, वही मैं पूछना चाह रही थी। किरमानी साहब, ये बताइए कि जब आपकी इंडिया की टीम जीत रही थी तो आपकी क्या कैफियत थी, क्या एहसास था आपको उस वक्त? आप क्या समझ रहे थे कि इंडिया जीतने वाली है? बिल्कुल नहीं, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि भाई हम नॉकआउट स्टेज तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि कमजोर टीम थे हम।
लेकिन वहां तक पहुंच गए थे आप लोग? नहीं, वो बाद में पहुंचे। जी जी, अच्छा। वो बाद में पहुंचे। ये शुरुआत ही में जब हमने इनको हराया पहले ही, जी हाँ, जिसमें हमारी हौसला अफजाई जो हुई यहाँ पे, जी कि सारे की सोचें बदलने लग गई, दिमागी सोचें, अच्छा कि यार हमने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, अब हमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे को एक दूसरे को पेप अप करना चाहिए। जी। और वो इंग्लिश में कहावत है ना, इट वाज ए शॉट इन द आर्म, जी, ए बिग बूस्टर। अच्छा जी। जिसके बिना सारे के सारे खिलाड़ी यही सोच में आ गए कि भाई अब इनको हरा दिए, वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिए, और हम पीछे ना देखें। तो बस यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। जी। और हम हर एक खिलाड़ी अपनी अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत पे यकीन करने लगा। हाँ, जी। राइट, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। हर एक खिलाड़ी अपने अपने बलबूते पे एक दूसरे को कोशिश करने लगे, एनकरेज करता हुआ, और हर मैच भारी से भारी टीम को हमने हराते हुए चले गए। जी। तो गिरवानी साहब, हमने सुना है कि आपका टेम्परामेंट जो था उस वक्त तो बहुत ही कूल था, और आप सबको जो है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते रहते थे उस टीम में। जी हाँ, देखिए विकेट कीपर एक बहुत ही अहम जगह होती है विकेट कीपर की। He is the guide to the captain. हाँ। He is the guide to the fielders. जी। He is the guide to find out the weaknesses of the batsman he is seeing in front. तो ये बहुत अहम जगह होती है। अच्छा। और यही विकेट कीपर जो है ना, ये सारी टीम को ऊंचाई पे ले जा सकता है। जी। बताते हुए कि भाई क्या होनी चाहिए। अगर कोई गेंदबाज सही बॉलिंग नहीं कर रहा है, जी हाँ, तो मैं जाके उसको बताता हूँ कि यार ये बैट्समैन की ये कमजोरी है, इसको यहाँ पे अटैक। जी हाँ। तो ये बहुत ही अहम जगह होती है। और सबसे अहम जगह ड्रेसिंग रूम होती है। वहाँ की वाइब्स कैसी थी एज अ कपिल देव, एज अ कैप्टन? जी ड्रेसिंग रूम वाइफ से देखिए, अभी ये सिर्फ विकेट कीपर ही नहीं, जी हाँ, सारे की सारी टीम की सोच यही होनी चाहिए कि भाई मैं भी कप्तान हूँ। जी हाँ। सिर्फ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कपिल देव या कोई कप्तान को नहीं देनी चाहिए। हर कोई उसमें शामिल होनी चाहिए, अपनी अपनी राय देनी चाहिए, चाहे क्रिकेट में हो या कोई स्पोर्ट में क्यों ना हो। टीम वर्क कहते हैं इसको। जी। कि सारे के सारे एक दूसरों से राय, ओपिनियन वगैरह, यार इसकी कमजोरी ये है। टीम मीटिंग होती है हमारी मैच से पहले। जी हाँ। तो जो भी ऑपोजिशन से हम खेल रहे हैं उनके कमजोरियां हम जांचते हैं कि यार इस खिलाड़ी को यहाँ पे अटैक करनी है। इस किस्म की बातें होती हैं, इस किस्म की गेम प्लान होता है। जी हाँ। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। हर कॉर्पोरेट में होता है ये, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क। सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा गिरवानी साहब, ये बताएं कि 1983 वर्ल्ड कप में आपका किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम रहा, आपका कंट्रीब्यूशन रहा। तो आपके कंट्रीब्यूशन को किस तरह से जो है सेलिब्रेट किया गया? जी देखिए, हर कोई अपनी अपनी कोशिश करता है जी कि अपने देश का झंडा ऊंचा रहे। जी यही हमारी सोच थी, सारे खिलाड़ियों की यही सोच थी कि भाई हम भारत के लिए खेल रहे हैं और हम भारत का झंडा लहराते हुए देखना है हर टाइम पे, हर मौके पे। तो इस सोच से हौसला अफजाई हुई हम सबको, एक दूसरों को की तरफ एक दूसरे की काबिलियत पे तारीफ करने लगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you appreciate one another's good work। जी ये बहुत अहम चीज होती है कि भाई जब कोई अच्छा काम करता है, क्या अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, तो उसको दाद देनी चाहिए ताकि उसके हौसले बुलंद हो। तो इस लिहाज से सारी की सारी टीम, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस सारे टूर्नामेंट में बहुत अहम रहा है। जी इसमें कोई शक नहीं है। तो अब ये मेरे परफॉर्मेंस की जो आप बात किए हैं, तो मैं सारे नाजरीन को लेके
के जाना चाहूँगा कि जो बहुत ही क्रूशियल मैच था इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए नॉकआउट स्टेज पे। ओहो, जी जी। और वो मैच जो रहा वो जिम्बाब्वे के खिलाफ रहा, जिनको हमने हरा दिया था पहले जी जी। लीग सिस्टम में, जी जी। लीग फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अक्सर मेरे को बैटिंग नहीं मिलती थी, जी जी, क्योंकि मेरे आगे सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स मौजूद थे। जी जी हाँ। जी हाँ। तो अभी यहाँ पे 17 पे एक आधे घंटे में कपिल देव ने टॉस जीता और बैटिंग ले ली। जी जी। तो अब हम आराम से ड्रेसिंग रूम में, भाई हमारे तो स्टार्स आर ऑन टॉप। हाँ हाँ जी। मैं अच्छा ब्रेकफास्ट लेके स्नान नहा धो के बाहर आके अपने खिलाड़ियों को देखूंगा, बड़ी साझेदारी रहेंगी, 100 रन की पार्टनरशिप रहेंगी, ये वो ख्यालात। तो एकाएक आधे घंटे में 17 विकेट गिर चुके, सॉरी 17 रन पे 17 for 5, पार्टन में 17 रन पे 5 विकेटें हमने खो दिए। अच्छा जी। अब क्या हालत रहना है अब इंडियन टीम की, जी जी, कि वी आर 17 for 5 एंड वी हैव टू क्वालिफाई विन दिस मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। जीतना जरूरी था हमारे को। अभी यहाँ पे सारी की सारी टीम जो आउट होके बैठ गई है, 5 6 7 खिलाड़ी आ गए। अब मेरे को नंबर 8 पे जाने का मौका हुआ। जी जी। तो अब मेरी सोच क्या होनी चाहिए? जी जी। 128 for 8, अभी 30 ओवर बाकी। आप बहुत स्ट्रेस्ड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कपिल देव वहां पे कप्तान की सोच क्या होती होगी उस टाइम पे, वो नॉट आउट 50+ पे खेल रहे हैं। अब मैं जो जा रहा हूँ, ये जो कुदरती देन थी मेरे में कि नॉट टू सकम, नॉट टू गेट अंडर प्रेशर, और क्या बोलते हैं वो, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट के साथ खेलना है। अभी बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ इन योर ओन सेल्फ, which is very very important for everybody, not only in sport, in every discipline of life. जी जी। Believe in your capability, believe in your strength, जी, and do your best. No giving up. Giving up यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जी। तो ये मेरे दिमाग में है। और कई बार मैंने इंडिया की टीम को हारने के पोजीशन से निकाला। जी जी। I have saved the Indian team on many occasions. माशाल्लाह। जी जी। ये बिल्कुल। तो इस सोच से मैंने अंदर दाखिल हुआ। जी हाँ। और अब मेरे दिमाग में यही है कि भाई इस मौके पे हमको ऐसे ही मरने का नहीं, ऐसे ही हारने का नहीं। मैं 1 रन लूंगा, 1 डिलीवरी खेलूंगा और कपिल देव को 5 डिलीवरी दूंगा मैं। जी जी। और ये सबसे बेस्ट हिटर है इंडियन टीम के, और इनको यही कहूंगा कि भाई आप मारेंगे 5 गेंदों को, रोकेंगे नहीं और खेलेंगे नहीं, मारने का है। मारने का। ये मेरी सोच में रहा, और इसी तरीके से जी जी हमने कपिल देव को भी छद अल्फाज में उनको समझा दिया जी कि भाई मैं 1 डिलीवरी खेलूंगा, 1 रन लूंगा, और आप 5 मारने का है। जी जी। अगर मरना है तो मार के मरने का। जी। तो ये मेरे दिमाग में आ गया। जी। तो उस लिहाज से जिस तरीके की बल्लेबाजी कपिल देव ने की, 1 रन, 1 डिलीवरी, 5 गेंदें, और 5 में 4 या 6 ऐसी बल्लेबाजी किसी बैट्समैन के बल्ले से आज तक नहीं देखा। इन ए सिचुएशन लाइक दैट, circumstances like that, 17 for 5। जी। यकीन आ रहा है आपको? जी। देखिए 83 मूवी देखिए, उसमें सब नजर आएगा कैसे हम जीते। जी। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यूट्यूब पे है, आपके हॉटस्टार पे है। जी। यस। तो यहाँ पे हमने जीते।
126 रन पार्टनरशिप मेरी और कपिल देव के बीच। ओह माशाल्लाह जी। जी जी, बहुत ही अहम साझेदारी थी ये, जहां पे अगर ये साझेदारी ना देता मैं, जी फॉरगेट द वर्ल्ड कप माय डियर फ्रेंड्स, हम वर्ल्ड कप के करीब जाते ही जा ही नहीं। नहीं सकते थे। जी जी 175 कपिल देव ने नॉट आउट रहे और नाचीज 26 नॉट आउट। नॉट आउट। जी माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत तो खूब। यहाँ से इतिहासी जीत हो गई। उसके बाद इतिहासी जीत है। बोलने की जरूरत ही नहीं, तारीखी कैसे जीत है। जीते हम सेमीफाइनल्स, कैसे जीते हम ये तो फाइनल। तारीखी जीत हो गई। किरी भाई ये बताइए कि जो है आप इंडिया के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मायनाज विकेट कीपर रह चुके हैं, तो आप विकेट कीपर में कौन सी की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो एक अच्छा विकेट कीपर बन सके? देखिए, व्हाट आर द की क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल विकेट कीपर? जी हाँ, देखिए मेरे को खुद ही मालूम नहीं था कि भाई क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए जी, एक अच्छे आलमी शोहरत के विकेट कीपर। जी जी आलमी शोहरत पे चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, शुरुआत से ही नहीं पहुंचता है। जी जी एक्सपीरियंस के लिहाज से, कंसिस्टेंसी के लिहाज से से पहुंचते हैं। जी जी हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई पे पहुंचना है। पहुंचते हैं। जी जी तो अभी यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कि भाई मैं कैसे कहाँ पहुंच रहा कहाँ हूँ। पहुंच रहे? जी अभी यहाँ पे मैंने जिसको मानता था वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर, जी जी एलन नॉट, रॉडनी मार्श, बॉब टेलर, वसीम बारी पाकिस्तान जी, के, जी। ये चार को मैं वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर्स मानता मानते था। थे। जी 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 तो इनके खिलाफ मैंने खेले हैं और कई चीज़ें सीखने को मिले, इनके साथ बातचीत करते जी, हैं। जी, हाँ। तो यू लर्न अ लॉट बाय टॉकिंग टू वन अनदर। जी 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 ठीक है। तो हमने एक मीटिंग 83 में ऐसी हाई टी पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देती है, जी जी हाँ तो मैंने सवाल किया एलन नॉट से, 5 विकेट कीपर, इयन स्मिथ न्यूजीलैंड के भी हैं वहाँ जी पे। जी जी हाँ तो मैंने सवाल किया कि भाई आप 4 जनों को मैंने वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर्स मानता हूँ जी जी और कई चीज़ें सीखने को मिली हैं आपसे बात करते हुए। जी जी तो एलन नॉट ने मेरे को वहाँ पे रोका और कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर यू कंसिडरिंग अस, बट वी, उन्होंने कहा कि बट वी कंसीडर यू। नहीं, वो बाद में आया। जी जी हाँ A wicketkeeper's ability is judged जस्ट हाँ only when he stands up to the stumps. And you, Kiri, had the best in the world in the form of Bishan Singh Bedi, Rapalli Prasanna, V.S. Chandrasekhar from Karnataka. Both Wow. world-class bowlers till date. till- उनके मुकाबिल आज तक मेरी नज़र पे, with due respects to the current wicket keepers of the world, हाँ कौन है करंट? nobody has come anywhere close, जी जी हाँ right, to these world class spinners. Spinners. इन्होंने मेरे को विकेट कीपिंग स्टैंडर्ड्स दिए, दिए। जी जी मेरे को इनके लेवल पे आना था। जी जी तो एलन नॉट ने कहा, since you keep to the best spinners in the world, we consider you हाँ हाँ as the best in the world. बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये कहने से मेरे को यकीन नहीं आया कि भाई या जिसको मैं सोचता रहा और समझता वो रहा लोग कि आप ही की वर्ल्ड तारीफ बेस्ट कर रहे है, हैं, जी। उन्होंने मेरे को इतना बड़ा एजाज दिया एजाज है। दिया, जी जी तो उसी दौरान 1983 वर्ल्ड कप फाइनल जीते बाद से जी जी तो मेरे को गॉडफ्रे एवांस ऑफ इंग्लैंड, जी जी जो सारी दुनिया में माने जाते हैं, अभी गुजर गए वो, जी जी ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर इंडिया द वर्ल्ड हैज एवर सीन। जी इन्होंने हमारी जीत के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आईसीसी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के साथ ड्रेसिंग रूम में आए, जी लॉर्ड्स ड्रेसिंग रूम में, जी जबकि जश्न मनाया जा रहा था जी जी हाँ जीत का। जी माशाल्लाह जी तो इन्होंने एक सिल्वर ग्लव और सिल्वर बॉल, नीचे लिखा हुआ है सैयद किरमानी वर्ल्ड्स बेस्ट विकेट कीपर। ओहो माशाल्लाह इतना बड़ा एजाज जो एजाज मिला दिया। मेरे को, जी जी ये
मैं तो समझता हूँ ये ऊपर वाले की देन है जी जी और इसमें कोई शक नहीं है। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दैट। जी जी माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो ये जो है ना विकेट कीपिंग का की काबिलियत जो होती है, विकेट कीपर इज ऑलवेज बॉर्न not made. नॉट मेड। अच्छा अच्छा। Those who are made fade very quickly. जी जी अच्छा, जी जी जी। और काबिलियत ये होनी चाहिए विकेट, अच्छे विकेट कीपर की, कि इसका विजन बचपने से ही बहुत ही आला होनी चाहिए। चाहिए जी जी इसमें कुदरती देन होनी चाहिए। He should be a good athlete, जी जी हाँ। which I was, हाँ, माशाल्लाह। and he should be very flexible, हाँ हाँ agile, agility, ये सब होनी बहुत सी चाहिए। सलाहियत तो होनी ये सब काबिलियत इस नाचीज में कुदरती देन थी। जी। अच्छा किरण भाई ये बताइए किरमानी साहब कि आज के दौर में आप किसको जो है बेहतरीन विकेट कीपर मानते हैं, और अगर जानते हैं तो क्यों? देखिए अभी नाउ विकेट कीपर को सबसे पहले गुड होना चाहिए, जी जी गुड होना चाहिए, उसके बाद बेटर होना चाहिए, हाँ जी जी हाँ। उसके बाद और बेस्ट जब भी होएगा तजुर्बे के साथ, तजुर्बे के साथ उसकी कंसिस्टेंसी बतानी चाहिए। जी जी उसको विकेट कीपिंग में, बैटिंग में, ऑन ऑलराउंड बेसिस उसको कंसिस्टेंसी एट द इंटरनेशनल लेवल पे बतानी चाहिए। जी 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 इस दौर का जो खिलाड़ी, जो विकेट कीपर मैं जो मानता समझते हैं हूँ, आप, जी हाँ, उसको अभी तक के वर्ल्ड्स बेस्ट तो बोल नहीं सकता हूँ मैं, जी जी विद ड्यू रिस्पेक्ट्स। जी जी ये क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका का जो है जी विकेट जी कीपर, हाँ, जी जी एंड और इंग्लैंड का जॉस बटलर, जी जो आईपीएल खेल रहे हैं आज के इस दौर के आईपीएल में दोनों खेल रहे हैं। जी जी तो ये दोनों में काबिलियत देखता हूँ कि काफी। भाई दे कुड बी द वर्ल्ड्स बेस्ट, क्योंकि इनके पास टेक्निक इंडिया अच्छी सी के कोई नहीं है, टेक्निक नहीं, इंडिया के 3-4 हैं जी जी हाँ, जिसमें काबिलियत है वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की, हाँ जिसमें केएल राहुल है, जिसमें संजू सैमसन है, जिसमें ऋषभ पंत है, जी। जिसमें और 2-3 विकेट कीपर जी, हैं जी। जो जबरदस्त शिद्दत का कंपटीशन है इनमें। जी जी हाँ, जो भी कंसिस्टेंसी दिखाएगा वो खेलेगा। आगे। ओडीआई में भी एक खेल सकते हैं। जी, जी, जी। अब 3 टीमें चुने जा रही हैं इंडिया की, जी। जो वर्ल्ड क्लास हो सकती है। जी जी इतना जबरदस्त कंपटीशन है हमारे देश में। जी। तो अच्छा किरमानी साहब ये बताइए कि मैं आती हूँ अहम सवाल की तरफ, कि हाल ही में आपकी ऑटोबायोग्राफी स्तंभ का लॉन्च हुआ है बेंगलोर शहर में, और बहुत ही शानदार पैमाने पर हुआ है, और हिंदुस्तान के दूसरे सिटीज़ में भी होने वाला है, यह हो चुका है इंशाअल्लाह। तो आप मुझे बताइए कि इस किताब को लिखने का ख्याल आपको क्यों आया, एंड व्हाई डिड यू चूज दिस टाइटल? ये सब ख्यालात जो आए मेरे को, जबकि मैं किसी को पता नहीं है कि भाई मैं किस मेयार से मेरे को हर्डल्स क्रॉस करना पड़ा, जी जी हाँ, कितने थ्रेट्स मैंने सामने किए, जी हाँ, कितने क्या कहते हैं उसको, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो ये किसी को पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई जब मेरे साथ जो खेले खिलाड़ी, उनकी सवाने उम्रियां निकलने गए, ऑटोबायोग्राफी निकलने गए, सबसे पहले मेरे ख्याल से सुनील ने लिखा, सुनील गावस्कर, हाँ जी, उससे पहले मेरे ख्याल से टाइगर्स टेल, नवाब ऑफ पटौदी, ओह माय गॉड, व्हाट अ कैप्टन, ही वाज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट कैप्टन। जी जी हाँ, नवाब पटौदी, जी जी हाँ, लेट ही, उनकी पहली किताब मेरे ख्याल से मेरे जहन में आ रहा है कि भाई टेल ऑफ द टाइगर, उनका टाइटल दिया गया टाइगर दिया गया था, और व्हाट अ मार्वेलस फील्डर ही वाज नेवरदलेस। तो उसके बाद सुनील की किताब निकली, संदीप की निकली, तेंदुलकर की, गंगुली, ये सब खिलाड़ियों की किताबें निकलने लगे। तो मेरी भी सोच में आया है, ये 8 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और कोविड भी आ गया बीच में, 2 साल घर में बैठे रहे, तो फैमिली मेंबर्स भी मेरे को नए नए ख्यालात आने लगे, एस्पायरिंग भी, जी जी हाँ, to come out with my autobiography। जी जी हाँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी कि भाई सोच ये हुई कि भाई द स्टोरी अनटोल्ड, द ट्रू फैक्ट्स। जी जी हाँ, क्योंकि ट्रू फैक्ट जब मैं जिक्र कर दिया कि देखिए जो भी शख्स
जब सच बोलता है ना, जी जी हाँ, तो उसको आसानी से उसको हजम नहीं किया जाता नहीं है। किया जाए, जी हाँ, अगर हजम करना है वो सच्चाई को और हक बात को, कहावत है नॉट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जी जी इट शुड बी विद अ बैग फुल ऑफ सॉल्ट। अगर सच्चाई को आप मानना चाह रहे हैं, यकीन करना चाह रहे हैं, तो बल्कि सच बोलने की सजा मिलती है। जी इट्स ऑल इन माय ऑटोबायोग्राफी। जी, अच्छा। Yeah. तो ये बताइए कि इस किताब को, इस ऑटोबायोग्राफी को लिखते वक्त आपको कई इमोशनल लम्हा, आपको कई जज्बाती हुए? हाँ जी, कई हाँ जी, ऐसी बिल्कुल, यादें होंगी जो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। आपने बयान की होंगी। हाँ, देखिए, जी। मैं मौका ऐसा हुआ मेरा जी, जी। कि एक बहुत ही डॉक्टर एंड प्रोफेसर एंड एन ऑथर अच्छा, जी who was in Bangalore, जी। in a very I'm forgetting the name, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। जी हाँ, तो he was a great author, जी। मेरे को मालूम नहीं था। तो इन्होंने मेरा नंबर लेके देबाश्री? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देबाशीष सेनगुप्ता, जी हाँ। he is the co-author of my Co-author, book, जी, जी। और along with the दक्षेश पाठक, हाँ, दक्षिण पाते, जी जी जो अहमदाबाद के वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। जी जी हाँ, तो ये दोनों से मुलाकात हुई, मुख्तसर करते हुए बात को। तो इनके जो दो नॉवेल्स निकले जी, जी। देबाशीष सेनगुप्ता के, जी, बेंगलुरु में ही लॉन्च हुए वो, लॉन्च हुए थे, जी हाँ। और इस नाचिस के हाथ से इन्होंने ये लॉन्च क्या था, जी जी। तो वो दो नॉवेल्स के नाम हैं द स्टोरी ऑफ वाई, लाइफ ऑफ वाई लाइफ ऑफ and life of Z. लाइफ, जी जी हाँ, Yeah, it's very intriguing. जी। Life of Y, what is Y? हाँ, हाँ। And what is Z? Z, हाँ। तो बहरहाल, जी तो वो इंटरनेशनली फेमस हो गए वो जी जी, किताब। माशाल्लाह, जी हाँ, तो उनको मौके के तहत उन्हीं की किताबों के लॉन्च के दौरान मैंने कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग अप विद माय ऑटोबायोग्राफी आल्सो। तो इन्होंने, देबाशीष सेनगुप्ता ने फौरन कहा, गिव मी दैट ऑनर, आई विल राइट इट फॉर यू। जी जी तो मैंने इनको रिकॉर्डिंग दे रहा था, जी जी हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरे सेल फोन पे, और ये अपनी लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, जी हाँ। इस तरीके से शुरुआत हुई तो मेरी। कोई ऐसा इमोशनल लम्हा इस किताब को बिल्कुल लिखते बिल्कुल वक्त? इमोशनल है, बहुत उसमें सारी। है, ऑटोबायोग्राफी में जी, है। बहुत सारी और बातें। जब मैं ये बयान भी कर रहा था, आंसू निकल आ गए। जी जी हाँ, माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी, जी। क्योंकि उस किस्से को सुनना चाहोगे आप? नहीं तो फिर आंसू निकल जाएंगे मेरे आंखों से। जी नहीं, उसको पढ़ेंगे, वो किताब मेरे पास है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जी हाँ, जी सबको हाँ, दूंगी जी हाँ, वो जी हाँ, किताब। जी हाँ। अच्छा गिरी भाई, ये बताइए कि आजकल की जो नौजवान खिलाड़ी है, जैसा कि हमने देखा है कि जब भी वो क्रिकेट टीम में या हॉकी टीम में कहीं पर भी उनको शामिल किया जाता है, तो उन्हें एक एटीट्यूड आ जाता है और बहुत ज़्यादा प्राउड आ जाता है, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों में नज़र नहीं आई। तो मुझे ये बताइए कि आपकी मतलब कामयाबी के सफ़र में डिसिप्लिन को कितना ज़्यादा अमल हासिल है, अमल दखल हासिल है? देखिए, डिसिप्लिन को, स्पिरिचुअलिटी को कितना ज़्यादा? बहुत ही अहम सवाल किया फिर से आपने, जी जी कि चाहे खिलाड़ी क्यों ना हो जी। या किसी भी शोबे का क्यों ना हो, हाँ जी देखिए इनके सारी होनी चाहिए हर इंसान में। जी जी हर कामयाबी के दौर पे जो भी ऊंचाई पे पहुंच रहा है, जी, उसको नीचा देखना चाहिए। नीचा देखना चाहिए। ये जो भी ये जो जी भी किरदार हर इंसान में जो आता है, अखलाक जो होते हैं, ये जी हाँ, जी क्या कहते हैं, अखलाक, हाँ जी अखलाक, जी हाँ बिल्कुल, अखलाक जो भी आते हैं ये वालिदैन की तरफ से आते हैं, जी जी उनकी तरबियत से आते हैं, जी जी तो और उनकी कहावत से आते हैं, उनके गाइडेंस से आती हैं। जी। देखिए ये जो आई है मेरे में, ये वालिदैन की तरफ से आई है, जबकि मेरा नाम सोशल मीडिया में आने लगा, जी पेपरों में आने लगा, मैगजीन्स में आने लगा, तो वालिद साहब ने कहा कि देखो बेटे, कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठाना चाहिए। जैसे जैसे एजाज़ात तुमको हासिल होते जाएंगे, कामयाबी हासिल होते जाएगी, तो नीचा देखा करो जी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
कहाँ करो। अल्लाह का शुक्र अदा। जी बिल्कुल। जी जी हाँ। We have to thank the Almighty. हाँ। Take Him in any form. Every second we have to be grateful and thankful to that Almighty Lord who has brought us into this world hale and hearty. What do you say? जी बहुत खूब। We have to be, हम हर लम्हे पे शुक्र अदा करना चाहिए उस मालिक का जी। जो हमको इस दुनिया में सही सलामत पैदा किया है। जी जी माशाअल्लाह। हमारे वालिदैन की तरफ से। जी जी। तो किरदार इज वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। तो हाँ जी। बस यही है। जी जी। अभी देखिए ठोकर से इंसान संभलता है। जी जी। तो हमको समझना चाहिए कि भाई कौन, और हर युवा खिलाड़ी, हर इंसान को जो उभर रहा है, जवानी से ऊपर जाने को देख रहा है कि भाई देखो किसका किरदार बेहतर है। जी जी हाँ। उस किरदार को आप फॉलो करो। जी जी। अच्छा किरमानी साहब, यहाँ पर ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हम इसके बाद जो है आप हमारे नौजवान खिलाड़ियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो विकेट कीपिंग में अपना खास मुकाम बनाना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखिए एस्पायर टू इंस्पायर जी जो इस प्रोग्राम का, इस क्या कहते हैं, इस शो का जी हाँ, टॉक हाँ शो ये का बहुत ही बेहतरीन आपको है। आप इसके ऊपर कोशिश करना अपना काम है जी। सच्चाई के साथ, ये बहुत अहम है। एंड नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करनी चाहिए। मैं बन के रहूंगा जी, ये कहना चाहिए जी। और अपने आप की काबिलियत पे यकीन रखो, अपने स्ट्रेंथ पे यकीन रखो और अपने लिहाज के साथ आपके गोल्स होने चाहिए, आपके एम्बिशंस होने चाहिए जी। उस लिहाज से आप यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड जी जी and be sincere in your efforts जी जी and be honest in whatever you do. जी। Honesty is the ultimate success. सच्चाई कामयाबी की तरफ ही लेके जाएगी आप। जी जी हाँ। बस दिस इज माय एडवाइस टू ऑल दोज यंगस्टर्स जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं मेरे को, राइट। ये बहुत अहम चीज होती है। आपका परफॉर्मेंस लोग बात करनी चाहिए, जी आप नहीं। आप नहीं। जी ये उंगली है ना, इसको जी। आपके काम दूसरे बात करनी चाहिए। अभी जो आपने एक्टिंग की, इससे मुझे ख्याल आया एक वो आखिरी सवाल आपसे, कि आपने कन्नड़ा फिल्म में भी काम किया। हाँ जी हाँ। देखिए मुझे ये बताइए कि फिल्म वर्ल्ड और क्रिकेट वर्ल्ड में क्या फर्क है? देखिए अचानक आपको देख के मुझे ख्याल आया। हाँ जी हाँ जी। देखिए वैसा कुछ शौक नहीं था जी। कोई शौक नहीं था। हाँ। मालिक ने जो नाम एजाज़ात अता किए हैं उस पे मैं मुतमईन जी और बहुत ही सुकून के साथ आई एम वेरी कंटेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो पॉपुलैरिटी which I have achieved by the grace of Almighty, right, with my hard work and sincerity. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। I didn't have to go for more publicity, more recognition, getting into the film line. Nevertheless, तो हमारे बहुत ही याराना दोस्त संदीप पाटिल ने, जी जी, उन्होंने बॉलीवुड में चले गए और मूवी में हीरो बन गए। जी जी, पता है। वो मूवी का नाम था कभी अजनबी थे। कभी अजनबी। तो हमने मजाक से उनसे कहा कि यार देखो तुम हीरो बन गए। अरे वाह क्या बात है, हमको भी कहीं मौका दे दो आपके पिक्चर में, बोल के एक मजाक किया आपने। जी जी, एक मजाक किया आपने। तो वो सच्चाई में निकल गया। अभी वर्ल्ड कप जीते बाद से हम हर एक खिलाड़ी लॉर्ड्स की बैल्कनी में टू एक्नॉलेज द चीयर्स ऑफ द पूरे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भर गया था, दिख रहा नहीं था। तो हर एक खिलाड़ी को लॉर्ड्स पे बुला के हमने हेलो थैंक यू चीयर्स शब्द ने मुबारकबाद दी। तो बहरहाल उस मौके पे हमारे प्रोड्यूसर फरूक इंजीनियर साहब ने कमरे में लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में आ गए। आके उन्होंने विक्ट्री सिगार फॉर यू खरी बोल के इतना मोटा सिगार दे दिए। अच्छा। तो मैं एक बहुत बड़ा फैन था क्लिंट ईस्टवुड का, आप लोगों को पता नहीं है, वो सब
चले गए, ऊपर हो गए हैं। क्लिंट ईस्टवुड बहुत ही मशहूर और मारूफ हॉलीवुड के स्टार थे, राइट। तो उनके पिक्चरों में अक्सर वो सिगार अपने दांतों के बीच में जो रखते थे, वो स्टाइल बहुत पसंद आ रहा था मेरे जी जी हाँ। को। आई यूज्ड टू एडमायर दैट स्टाइल ऑफ हिज। तो उसी स्टाइल से मैंने सिगार को पकड़ा। तो ये सब बॉलीवुड के कभी अजनबी थे, मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह सब देख रहे हैं। जैसे ही इन्होंने देखा मेरे को वो स्टाइल में, अरे लेट्स गेट खिरी इनटू द मूवी। जी जी। तो यहाँ से संदीप ने आके कहा, यार तू आर्ट करेगा। जी जी। तो बहरहाल नॉट टू गो इनटू द ग्रेटर डिटेल ऑफ इट। जी जी। तो मैंने यार ठीक है, और लेट मी सी हाउ द स्मॉल हेड लुक्स ऑन अ बिगर स्क्रीन। तो इस सोच के साथ मैंने एक्सेप्ट किया बस। अच्छा, सैयद किरमानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आपने अपने ताल्लुक से, अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से, अपने क्रिकेट के ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बहुत सी अच्छी बातें बताई। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थे हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान पद्मश्री डॉक्टर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से जयमहल की गलियों से एक बच्चे ने अपने क्रिकेट के सफ़र का आगाज़ किया था। कुदरत ने उनके हौसलों की पजीराई की और गुज़रते वक्त के साथ ये बच्चा बड़ा होकर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम का बेहतरीन विकेट कीपर बना और सारी दुनिया में धूम मचा दी। सैयद किरमानी साहब के लिए कामयाबी का ये सफ़र आसान नहीं था। ज़िंदगी की धूप ने उन्हें इतना तपाया कि उनकी शख्सियत का सोना कुंदन बन गया और वो बहुत सी दुश्वार गुजार मंजिलों से गुजरे और कामयाबी हासिल की और ये साबित कर दिखाया कि जवां हो अज़्म तो मंजिले कदम चूमे, जवां हो अज़्म तो मंजिले कदम चूमे, जो चल पड़ो तो कोई रास्ता दकीक नहीं। किरमानी साहब की कामयाबी और मकबूलियत में उनकी क्रिकेट होने के साथ साथ उनके हुस्न अखलाक को भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, यानी उनकी मिलनसारी, उनकी इनकिसारी और उनकी सादगी। तो नाज़रीन, हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अगर आप भी मुस्तकबिल की किरमानी बनना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए, हौसले बुलंद रखिए और सबसे बढ़कर ये अहम बात है कि चाहे नज़रें हों आसमानों पर, चाहे नज़रें हों आसमानों पर, पाँव लेकिन ज़मीन पर रखिए। बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बी काइंड टू एवरीबडी। तो फिर देखिए कि कुदरत आप पर कैसे मेहरबान होती है और किस तरह से आपको नवाजती है। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबीहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।